नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वदेश स्टडी पॉइंट पर। आज से हम क्लास 12th का फिजिक्स विषय का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी जो यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर है ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी सी रूपरेखा तैयार करते हैं। पहली बात तो विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश को समझने के लिए हुआ क्या था कि 600 ईसा पूर्व एक दार्शनिक था और दार्शनिक का नाम था थेल्स। थेल्स नामक दार्शनिक ने क्या किया, एक पदार्थ लिया एम्बर नाम का। एम्बर नाम के पदार्थ को उसने रेशम के कपड़े से रगड़ा। एम्बर नाम का पदार्थ लेकर उसने रेशम के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने पर कुछ देर बाद उसने पाया कि वो एम्बर नाम का जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे धूल के कण, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, इन कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसने देखा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा है तो जो एक वस्तु है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसे ही 1600 ईस्वी की बात है। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ का एक फैमिली डॉक्टर था और उस फैमिली डॉक्टर का नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट ने ही ऐसे ही दो पदार्थों को आपस में रगड़ा और रगड़ने पर पाया कि एक पदार्थ कुछ देर बाद क्या करता है, छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े या धूल की कण, सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और इन्होंने इसी बात को कहा कि ये जो कारण घटना होती है ये आवेश के कारण उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है और आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण वह वस्तु छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। और इसी आधार पर इन्होंने आवेश की परिभाषा दी और आवेश के बारे में बताया कि किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, वह गुण ही आवेश कहलाता है। आवेश की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, वह आवेश कहलाता है। तो आवेश की परिभाषा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो सीधी सी बात कि जो आवेश है इसके बारे में एक वैज्ञानिक था और वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो आवेश होता है भैया, ये आवेश होता है दो प्रकार का। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। और इसने बताया एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। तो ये बात बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि 600 ईसा पूर्व थेल्स ने एम्बर नाम की वस्तु को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा तो एम्बर नाम की जो वस्तु होती है वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसे ही गिलबर्ट ने भी दो वस्तुओं को रगड़ा तो वो वस्तु अपनी ओर आकर्षित छोटे छोटे कणों कर लेती है। और ऐसे ही बचपन में भी हमने एक प्रयोग किया होगा और सबने लगभग किया है कि जब हम एक स्केल लेकर उसको अपने बालों में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास जब उस स्केल को लेकर जाते हैं तो वो स्केल उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और ये घटना जो होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? वो होती है आवेश के कारण। कहने का मतलब दो वस्तुओं को रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। आवेश फ्रैंकलिन ने बताया था कि दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ये तो हो गई आवेश के बारे में छोटी सी बात। अब इसके बाद हम बात करें कि जो आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है, कैसे आवेश की उत्पत्ति होती है, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात करें कि जो आवेश होता है, आवेश का SI मात्रक और अन्य मात्रक क्या क्या होते हैं। तो पहले मैं बात करूँ कि आवेश के मात्रक तो आवेश का जो SI मात्रक होता है, आवेश का SI मात्रक, वो भैया आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। अब आवेश का SI मात्रक कूलाम क्यों होता है? क्योंकि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश को अपन दर्शाते हैं Q से, समय को दर्शाते हैं T से और विद्युत धारा को अपन दर्शाते हैं I से। अब यहाँ से हमें आवेश का मान निकालना है तो मतलब Q का मान निकालना है। I बराबर अपने पास है Q बटा T, तो Q बराबर अपने पास आ जाएगा I गुणा T, मतलब विद्युत धारा गुणा समय। आवेश बराबर क्या हो गया? विद्युत धारा गुणा समय। और विद्युत धारा गुणा समय को ही हम कहते हैं कूलाम। इसका तो मात्रक कुल मिलाकर आवेश का जो SI मात्रक है वो क्या हुआ भैया? कूलाम। अब अन्य मात्रक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आवेश का CGS मात्रक। आवेश का CGS मात्रक
जो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है वो या तो होता है फ्रैंकलिन, हमें ध्यान रखना है आवेश का सीजीएस मात्रक होता है या तो फ्रैंकलिन, क्या होता है या तो फ्रैंकलिन, या होता है स्टेट कूलाम, या स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, या होता है ESU, हमें ध्यान रखना ESU, और ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हमें ध्यान रखना है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक तो कूलाम, लेकिन सीजीएस मात्रक या तो हमें लिखना है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम या ESU। ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और एक बात की, जो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, और भैया आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे। और एक फेराडे में होते हैं, एक फेराडे में होते हैं कितने कूलाम होते हैं? एक फेराडे में होते हैं 96,500 कूलाम। एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम। यहां तक की बात क्लियर है कि हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले थेल्स ने 600 ईसा पूर्व में एम्बर नामक पदार्थ को अन्य पदार्थों से जब रगड़ा तो पाया कि एम्बर नामक पदार्थ छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे ही गिलबर्ट ने भी रगड़ा तो पाया कि छोटे छोटे कणों को पदार्थ आकर्षित कर लेता है, और ये आकर्षित करने का जो गुण होता है, यही गुण क्या कहलाता है? आवेश। तो आवेश की परिभाषा भी क्या हुई कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वह सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और यह गुण ही आवेश कहलाता है। आवेश फ्रैंकलिन ने बताए थे कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, और आवेश का जो सीजीएस मात्रक है वो होता है तो फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम या ESU, और सबसे बड़ा मात्रक आवेश का वो होता है फेराडे, और एक फेराडे में होते हैं 96,500 कूलाम। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसके बाद बात करें हम, तो आवेश को जो सामान्य तौर पर हम जब दर्शाते हैं, या तो दर्शाते हैं हम इसमें माइक्रो कूलाम में, या दर्शाते हैं नैनो कूलाम में, या दर्शाते हैं पिको कूलाम में। आवेश को व्यवहारिक तौर पर, सामान्य तौर पर या तो माइक्रो कूलाम में दर्शाते हैं, या नैनो कूलाम में दर्शाते हैं, या पिको कूलाम में दर्शाते हैं। अब ध्यान रखना कि एक माइक्रो कूलाम में तो होते हैं 10⁻⁻6 कूलाम, नैनो कूलाम में होते हैं 10⁻⁹ कूलाम, और पिको कूलाम में होते हैं 10⁻12 कूलाम। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि माइक्रो कूलाम में तो होते हैं 10⁻�6 कूलाम, नैनो कूलाम में होते हैं 10⁻⁹ कूलाम, और पिको कूलाम में होते हैं 10⁻12 कूलाम। यहां तक की बात क्लियर? तो ये हमारा आवेश का तो क्लियर है कि आवेश होता क्या है? दो वस्तुओं को जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती। अब अगली बात आती है कि आवेश उत्पन्न होता कैसे? आवेश उत्पन्न करने की विधियां, और हमारे सिलेबस में आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। तो 3 विधियों को एक एक करके हम यहां पर पढ़ते हैं। तो अब देखिए आवेश उत्पन्न करने की विधियां। देखिए आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। 3 विधियों में पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। एक एक विधि को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। एक एक विधि को हम समझते हैं। सबसे पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या है? घर्षण का मतलब दो वस्तु अपने पास में है, दोनों वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, जैसे ये 2 मार्कर है, 2 वस्तु हो गई, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर क्या होता है कि एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या होता है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर धनावेश आ जाता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है। कहने का मतलब वस्तु से जिससे इलेक्ट्रॉन गए उस पर धनावेश की वृद्धि, और जिस पर गए उस पर ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है।
जाती है। जैसे एक हमारे किताब में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े तो रगड़ने पर हम पाएंगे कि जो कांच की छड़ से जो ऋणावेश है वो निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे। तो कांच की छड़ तो धनावेशित हो जाती है और जो रेशम का कपड़ा है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है और इसके कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं और जिसके कारण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। तो दो घर्षण द्वारा आवेशन क्या है कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी पर स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरी पर स्थानांतरित। ऐसे ही बात करें कि स्थानांतरित जब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो होता है क्या कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके द्रव्यमान की कमी हो जाती है, मतलब धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाती है और ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है और इस प्रक्रिया को ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आवेश उत्पन्न करने की पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसमें एक परिभाषा और हमें ध्यान रखनी है और वो परिभाषा है घर्षण विद्युत की। किसकी परिभाषा है? घर्षण विद्युत की। घर्षण विद्युत होता क्या है? यही घर्षण विद्युत की परिभाषा जो अपन ने घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं और इस घटना को ही घर्षण विद्युत कहते हैं। कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं और इस घटना को ही घर्षण विद्युत कहते हैं। तो ये हमारा पहला हो गई विधि हो गई कि घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि हमारी चालन द्वारा आवेशन। इसको ध्यान से समझना। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है कि हमने क्या किया, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वस्तु ली मैंने और उसके अंदर है धनावेश। कौन से आवेश है? धनावेश। एक वस्तु ली, जो वस्तु है भैया उदासीन। उदासीन का मतलब उदासीन वस्तु कब होती है? जब उसमें धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में वितरित हो तो वो वस्तु होती है उदासीन। कैसी वस्तु होती है? उदासीन। तो एक तो धनावेश है और एक क्या है? उदासीन। अब हमें क्या करें, चालन द्वारा आवेशन कैसे होगा कि हम इस उदासीन वस्तु को हम धनावेशित वस्तु के पास लाएं। उदासीन वस्तु को धनावेशित वस्तु के जो पास लाएंगे तो होगा क्या कि जो ये धनावेशित वस्तु के जो धनावेश है वो धीरे धीरे करके इस उदासीन वस्तु में चले जाएंगे। कहने का मतलब इसके संपर्क में लाने पर, इसके पास लाने पर जैसे ही उदासीन वस्तु धनावेशित वस्तु के संपर्क में आएगी तो उसके धनावेश धीरे धीरे उदासीन वस्तु में स्थानांतरित हो जाएंगे और ये स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों पर आवेश का मान समान ना हो जाए। जब तक दोनों पर आवेश का मान समान ना हो जाए, जैसे ही आवेश का मान दोनों वस्तुओं पर, धनावेशित वस्तु पर और उदासीन वस्तु पर समान हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन का धनावेश का स्थानांतरण रुक जाएगा और इस प्रक्रिया को ही चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन। तो ये बात आ गई समझ में कि चालन द्वारा आवेशन होता है क्या है कि एक हमने धनावेशित वस्तु ली, एक उदासीन वस्तु ली। जब दोनों को एक साथ संपर्क में लाया जाता है तो धनावेशित वस्तु का धनावेश धीरे धीरे उस उदासीन वस्तु में चला जाता है और तब तक उसका स्थानांतरण होता रहता है जब तक दोनों पर आवेश का मान समान ना हो जाए। और जैसे ही दोनों पर आवेश का मान समान हो जाता है तो स्थानांतरण रुक जाता है और इस प्रक्रिया को ही चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये बात समझ। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है? तो हम बात करें कि प्रेरण द्वारा आवेशन, तो प्रेरण में क्या है कि वस्तुओं को ना तो घर्षण करते हैं ना ही एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। तो करते क्या? तो देखो प्रेरण द्वारा आवेशन के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक छड़ ली और उस छड़ पर है भैया ऋणावेश। कौन सा आवेश है? ऋणावेश। और एक मैंने उदासीन वस्तु ली और उदासीन वस्तु में मैंने अभी आपको बताया है कि उदासीन वस्तु में धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो इसमें यहां तो है धनावेश और यहां बना दिया मैंने ऋणावेश। अब होगा क्या कि जैसे ही एक छड़ को इस उदासीन वस्तु के पास लाएंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, ये हम पढ़ रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इस स्थिति में क्या होगा कि ये इसका जो ऋणावेश है वो इसके धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसके ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा। क्या होगा कि इसमें उदासीन वस्तु में धनावेश और ऋणावेश दोनों समान रूप से उपस्थित होते हैं तो इसका जो धनावेश है वो इसके ऋणावेश को अपनी ओर आप एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित। लेकिन ये ऋणावेश और ये ऋणावेश एक
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम अगली कंडीशन देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये तो छड़ के ऋणावेश हो गए, ये धनावेश तो छड़ के पास आ जाएंगे और ऋणावेश छड़ से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अब जो ऋणावेश दूर हुए हैं इस उदासीन वस्तु में, हम इन ऋणावेशों का क्या करेंगे कि भूसंपर्क कराएंगे। मतलब पृथ्वी से एक यंत्र जोड़कर इनको पृथ्वी से संपर्कित करवाएंगे, और जैसे ही पृथ्वी से इनका संपर्क होगा तो अगली स्थिति में क्या होगा कि जो ये ऋणावेश है ये पृथ्वी में चले जाएंगे। इसमें चले जाएंगे पृथ्वी में। तो तीसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन, और यहां मैं लिख देता हूं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि ये अपनी छड़ है, इस पर इलेक्ट्रॉन, इसमें ऋणावेश तो चले गए पृथ्वी में, लेकिन इस पर कौन से आवेश बच गए? सिर्फ धनावेश। तो कुल मिलाकर जो उदासीन वस्तु थी उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया? धनावेश। तो ये धनावेश, और छड़ कौन सी थी? ऋणावेश। अगर मान लो हमें ऋणावेश उत्पन्न करना है तो छड़ पर लेंगे धनावेश, और यही प्रक्रिया हो जाएगी कि धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करेगा और वो धनावेश भूसंपर्कित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो तीन हमारे थे, पहला था घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण क्या था? कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, और जिसके कारण पहली वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है, दूसरी का बढ़ जाता है और आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। दूसरा पढ़ा था हमने चालन द्वारा आवेशन। एक धनावेशित वस्तु ली, एक उदासीन वस्तु ली, जब दोनों को आपस में पास लाए, दोनों का संपर्क कराया, तो हुआ क्या? पहली वस्तु के धनावेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने लगे, और जब स्थानांतरित तब तक होने लगे जब तक दोनों पर आवेश का मान समान नहीं हो गया हो, और जैसे ही आवेश का मान समान हुआ वो स्थानांतरण रुक जाता है और आवेश का उत्पत्ति हो जाती है, और इसी चालन द्वारा आवेशन लेते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब एक उदासीन वस्तु को हम एक ऋणावेशित छड़ के संपर्क के पास लाएं, संपर्क में पास लेकर आए, तो हुआ क्या कि इस उदासीन वस्तु पर धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो जैसे ऋणावेशित वस्तु को लाए तो ऋणावेश तो दूर हो जाएंगे, लेकिन इसके पास कौन सा आवेश आ जाएगा? कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण होता है, और धीरे धीरे इसके ऋणावेश इससे दूर हो जाएंगे। अगली स्थिति में क्या किया हमने कि इस जो ऋणावेश थे उनको भूसंपर्कित करवाया। जैसे ही भूसंपर्कित कराया तो ऋणावेश तो पृथ्वी में चले गए, उस पर सिर्फ कौन से आवेश बच गए? तीसरी स्थिति में धनावेश। और कुल मिलाकर ये ऋणावेश था, तो उस उदासीन वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया? धनावेश। और इसी प्रक्रम को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ये हमने पढ़ा आवेश उत्पन्न करने की विधियां। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आते हैं हमारे आवेश के गुणधर्म। अब देखिए आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। इसका पहला गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म, इसकी परिभाषा ये जो हमने शुरू में पढ़ा था कि आवेश का पहला गुणधर्म ये है कि किसी सूक्ष्म वस्तुओं को, सूक्ष्म वस्तु जैसे धूल के कण, कागज के टुकड़े, इनको अपनी ओर आकर्षित करना ही आवेश कहलाता है। तो आवेश का गुणधर्म पहला यही है कि आवेश के कारण कोई वस्तु अन्य वस्तुओं को, जैसे छोटी छोटी वस्तु जैसे धूल के कण हुए, धूल के कण, कागज के टुकड़े, अन्य सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो पहला गुण आवेश का यही है कि आवेश के कारण कोई वस्तु अन्य जो सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आवेश का जो दूसरा गुणधर्म है वो दूसरा गुणधर्म हम सभी जानते हैं, और लेकिन उसकी एक बात ध्यान रखना कि आवेश के गुणधर्म काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो हो गया कि धूल के कण, कागज के टुकड़े, इनको अपनी ओर कोई वस्तु आकर्षित कर लेती है। दूसरा गुणधर्म क्या है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण पाया जाता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण पाया जाता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण पाया जाता है। असमान आवेश में आकर्षण पाया जाता है। कहने का मतलब यदि आपस में दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों निकायों पर पॉजिटिव चार्ज है तो उनमें सदैव प्रतिकर्षण पाया जाएगा। दोनों पर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों में सदैव प्रतिकर्षण पाया जाएगा। लेकिन एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव है तो उनमें आकर्षण पाया जाता है। मतलब समान आवेशों में तो प्रतिकर्षण होता है जबकि असमान आवेशों में आकर्षण होता है। यह बात आगे समझ में। तो पहला गुणधर्म तो क्या है कि आवेश के कारण कोई वस्तु अन्य सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दूसरा गुणधर्म क्या है कि समान आवेश में तो प्रतिकर्षण पाया जाता है जबकि असमान आवेश में आकर्षण पाया जाता है। तीसरा गुणधर्म आवेश का देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, और तीसरा गुणधर्म है कि आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता,
ये क्या है कि आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है कि आवेश योज्य होते हैं, आवेश योज्य होते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि आवेश योज्य होते हैं। आवेश योज्य होते हैं इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई निकाय है, कोई निकाय, ये निकाय है, इसमें आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4। तो होगा क्या कि यदि हमें कुल आवेश निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे कि इन सभी आवेशों को आपस में जोड़ देंगे, सभी आवेशों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे हमें मान लो टोटल क्यू निकालना है तो इसका मतलब आएगा, इसका करना पड़ेगा हमें सिग्मा क्यू। आवेश योज्य होते हैं अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। किसी निकाय का कुल आवेश सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। आवेश योज्य होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि किसी निकाय का कुल आवेश सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। जैसे इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 आवेश है तो कुल Q आवेश बराबर Q बराबर हो जाए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और ज्यादा आवेश है तो ऐसे डॉट 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 Qn। तो ये हमारा हो गया आवेशों की योज्यता का नियम। अगला लास्ट है इसमें और वो है आवेशों का क्वांटीकरण। 4 गुणधर्म थे, 3 हो गए, चौथा गुणधर्म है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि आवेश किसी भी सतह पर सतत ना होकर विभक्त होते हैं, मतलब लगातार ना होकर टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। सतत ना, आवेश सतत ना होकर, सतत न होकर विभक्त होते हैं। कुल मिलाकर कि आवेश जो होते हैं भैया वो अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। अब उस पर क्या है कि किसी भी जो निकाय है उसमें जो आवेश होता है, आवेश सतत ना होकर विभक्त होता है, अर्थात आवेश का जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी निकाय में, किसी भी परिपथ में आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब कि हम करें तो आवेश बराबर Q बराबर होगा Ne और n का मान n बराबर 1 2 3 4 अपने हिसाब से जो है वो भी अपन रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आवेश सतत ना होकर विभक्त होता है और आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। और इससे एक सूत्र आया Q बराबर Ne, इसको अपन लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस Ne, क्योंकि n का मान माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी। और हम जानते हैं और नहीं जानते तो ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। तो E की जगह हम क्या रखेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। तो ये बात सभी को आगे समझ में। तो आवेश के गुणधर्म में पहला गुणधर्म हमने क्या पढ़ा था कि आवेश का पहला गुणधर्म यही है कि आवेश के कारण एक वस्तु सूक्ष्म कणों को, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दूसरा गुणधर्म क्या पढ़ा कि समान आवेशों में तो प्रतिकर्षण पाया जाता है जबकि असमान आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। तीसरा गुणधर्म क्या पढ़ा था कि आवेशों की योज्यता का नियम पढ़ा था। आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी आवेश योज्य होते हैं, मतलब किसी निकाय में आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 Qn है तो हमें टोटल आवेश निकालना है तो सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो Q बराबर हमने लिखा था सिग्मा Q, कहने का मतलब सभी आवेशों को जोड़ देने पर वो सारे कुल आवेश उस निकाय का निकल कर आ जाता है। अगला नियम हमने पढ़ा है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब आवेश सतत ना होकर विभक्त होते हैं। किसी भी निकाय में आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। और इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो कहने का मतलब n बराबर यहां लिख सकते हैं 1 2 3 4 और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। अब इसमें एक बात और समझना क्वांटीकरण में कि किसी भी परिपथ में आवेश का न तो हम क्या करते हैं, सृजन कर सकते हैं। आवेश का ना तो, यहां लिख देता हूं मैं, आवेश का ना तो सृजन किया जा सकता है का सृजन और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश का ना तो सृजन होता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अपन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हैं अपन केमिस्ट्री में कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे में। तो ये ऊर्जा का पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आवेश संरक्षण का नियम है, क्या है कि आवेश का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया, हमारा आवेश का क्वांटीकरण। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षा में हमसे पूछा भी है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन
उसके पूर्ण गुणज होते हैं कुल मिलाकर। जैसे हम बात करें तो Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne, यही पढ़ा अपन ने। तो कुल मिलाकर हमें पहले दे रखा है कि 1 कूलाम आवेश, आवेश का मान कितना कूलाम दे रखा है 1 कूलाम, तो हम Q की जगह रख देंगे 1 बराबर N और E, प्लस माइनस को हटा देंगे E। अब हम जानते हैं कि E मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो हम लिखेंगे 1 बराबर N गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। कोई दिक्कत किसी को? अब होता क्या, हमें मान किसका ज्ञात करना बताओ, N का। तो N का मान ज्ञात करना है, तो N का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 ये इसके गुणा में है, उधर जाकर बटे में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब इसको हल करने के लिए 10 की घात माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 की घात प्लस 19। तो इसको लिख देंगे 10 की घात 19 बटे 1.6। इसको हम आगे हल करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 19 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 18। नीचे बच रहा है अपना 1.6, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां बढ़ जाएगी 0। 16 का भाग 100 में देंगे तो 16 अच्छी की 96, बचे 4, पॉइंट लगाया 40 हो गए, 16 दूनी 32, फिर 8 बचे 0, तो 16 पंजे 80, तो ये आ गया 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम आवेश में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो माना n इलेक्ट्रॉन होते हैं, Q बराबर Ne। और अभी हमने पढ़ा है कि आवेशों का क्वांटीकरण का नियम क्या कहता है कि किसी भी परिपथ में आवेश सतत न होकर विभक्त होते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होते हैं। तो Q बराबर N ही, Q का मान ऑलरेडी दे रखा है 1 बराबर Ne, E पर हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो N का मान निकाला तो 1 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 19 ऊपर गई तो ये प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद इसको जब हल करेंगे तो आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये यहां तक की बात क्लियर है। अब इसमें छोटा सा अगला टॉपिक है और वो है चालक, कुचालक और अर्धचालक। और इसको हम पढ़ते हैं कि चालक किसे कहते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला है चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये चालक, दूसरा है कुचालक और तीसरा है अर्धचालक। थोड़ा समझना। देखो चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, इतना सा ध्यान रखना। वे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, मतलब जो धारा का अच्छे से चालन कर लेते हैं, उन पदार्थों को चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, धारा का आसानी से प्रवाह कर लेते हैं, उन पदार्थों को चालक कहते हैं। इनमें चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और ये सतत रूप से पूरे परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं। बात आ गई समझ में, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और सतत रूप से पूरे परिपथ में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं। अगली बात करें कुचालक, तो ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, मतलब जो धारा का प्रवाह नहीं कर पाते, ऐसे पदार्थों को कुचालक कहते हैं। और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते और सतत रूप से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता। परिपथ में इलेक्ट्रॉन दे भी तो ये सतत रूप से इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित नहीं कर पाते, इस कारण इन पदार्थों को कुचालक कहते हैं। अगले पदार्थ है अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से तो होती है कम, लेकिन कुचालक से होती है ज्यादा। जिनकी चालकता चालक से तो कम लेकिन कुचालक से ज्यादा होती है, तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 थे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इतना सा हमें ध्यान रखना है, चालक में धारा का प्रवाह सतत रूप से होता है, कुचालक में धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता। अर्धचालक की चालकता चालक से तो कम लेकिन कुचालक से ज्यादा होती है। ये टॉपिक अब हमने यहां तक पढ़ा है। अगला टॉपिक इसमें आता है कूलाम का नियम, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहां तक जो पढ़ा है उसको एक बार आप अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद।